न कहीं वो जो दलितों की बात करती हैं, हमेशा वंचितों की बात करती हैं, वो शायद सपा को फायदा नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो हमेशा साइलेंट रहा है और साइलेंट ही बसपा सुप्रीम मायावती का हमेशा वोटर साइलेंट रहा है और कहीं ना कहीं वो सिर्फ बसपा को ही फायदा दे। हाँ, इस बीच सुहेल समाजवादी पार्टी की वो भी क्योंकि दलितों की वंचितों की बात करते हैं, वो मायावती का वोट बैंक काट सकते हैं। अगर ये सब साथ हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी एससी की जो वोट बैंक है वो इन संकल्प मोर्चे को ठीक है जितेंद्र, हम आपके पास वापस आएंगे और सपा प्रवक्ता शौकत अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी शुक्रिया। शौकत जी, बीएसपी का ये दाव है इस बार कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है, यानी कि पार्टी अकेले ही रास्ता अपनाएगी। क्या इस बार कोई खटास कम होने वाली है? क्या सपा बीएसपी के साथ बातचीत कर सकती है आगे? ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं? देखिए, इस बात को पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोहरा दिया है कि किसी भी बड़े दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अब मायावती जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, उनका अपना फैसला है, वो चुनाव लड़े, अच्छी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा स्टैंड एकदम साफ हो चुका है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पे इस बात को कहा भी है कि वो जब भी चुनाव लड़ेंगे, छोटे दल यदि हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन किसी भी बड़े दल के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन ये सपा की ओर से अचानक से फैसला क्यों लिया गया? इस बार जो हम देख पा रहे हैं, चुनाव से पहले सभी पार्टी की प्रतिक्रिया कि अकेले ही चुनाव लड़ना है, आखिर अचानक से एजेंडा अपनाने की वजह क्या? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, सभी राजनीतिक दल अकेले लड़ते चले आए हैं। बीच में ऐसा हुआ कि कुछ समझौते हुए। ये राजनीति में संगतियां रहती हैं, तमाम दलों ने समझौते किए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने भी समझौते करके चुनाव लड़े। लेकिन अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया वो बहुत अच्छा फैसला, और हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। शौकत जी, लेकिन 2019 में आप जब बसपा के साथ मिलकर लड़े थे तो भी तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचा था। जो दलित वोटर लंबे समय से आपसे नाराज चल रहा था, उसने विश्वास इस बार जताया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की तमाम जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा भी जताया है और समाजवादी पार्टी पे विश्वास जताकर हम लोग को चुनकर भेजा भी है। तमाम उनके विधायक भी आज हम पे भरोसा जता रहे हैं, वो भी आने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग साफ तौर पे इस बात को दोहरा भी चुके हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दोहरा चुके हैं कि जब भी चुनाव होगा, छोटे दल यदि हमारे साथ सहयोग करने आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन कोई भी बड़े दल के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया है अकेले चुनाव लड़ने का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ही बता पाएंगे, वो अकेले लड़े या किसी के साथ मिलकर लड़े, वो बहुजन समाज पार्टी का अपना मामला है। लेकिन शौकत जी, क्या इसे आप बड़ी चुनौती के तौर पर मान रहे हैं? क्योंकि जब भी मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ी हैं, उन्होंने जीत हासिल करी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। आज चुनौती ये इस बात की जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है और उस झूठ पे सत्य की विजय पाने के लिए हम लोग पूरी ताकत झोंके हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं पार्टी की ओर से और ये देखना होगा कि फिलहाल आगे किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचता है। तो हम अपने संवाददाता से इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब जितेंद्र, जिस तरीके से लखनऊ से तमाम तरीके की खबरें उठ रही हैं, कभी गठबंधन की तो कभी पार्टी विरोधी गतिविधियों की, हमने ये भी देखा कि पहले से ही संभावनाओं के चलते मायावती ने भी अपनी पार्टी से निष्कासित किया अपने वरिष्ठ जो दिग्गज अभी तक नेता रहे हैं, और सपा ने भी निष्कासित किया। तो इन फैसलों से पार्टियों को फायदा पहुंचेगा या फिर नुकसान? जितेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो जैसा कि ये चुनाव जो रहा है काफी मुश्किल मानी जा सकती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो दलित वोट बैंक है, जो ओबीसी वोटर है, उसकी जो चाबी है, इस वोटर की चाबी हमेशा से बीएसपी के पास रही है। तो इस बीच मायावती का ये ऐलान करना कि किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, और इस पर तमाम तरीके के विश्लेषण भी जारी हैं। किसी का मानना है कि मायावती के इस फैसले से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है, सपा को भी कहीं ना कहीं फायदा पहले भी पहुंचा है और इस बार भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर वोटों की गणित की बात करेंगे तो सभी जाति का अपना अपना आधार है और सभी पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है जो वो लेकर आगे चलती हैं। खास करके दलित की जो प्रमुख जातियां हैं वो करीब करीब
56% हैं और ये माना जा सकता है कि मायावती को इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा भी पहुंच सकता है। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी मैडम। अजय जी, अभी तक हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बीएसपी की ओर से ये बात साफ कर दी गई है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो अभी आप जो बता रही थी कि उत्तर प्रदेश में या देश में दलित की 56% वो है ना, उत्तर प्रदेश में केवल 56% ओबीसी का है, सुधार थोड़ा सा कर लीजिए, और 27% के करीब दलित का मामला है। जी बिल्कुल ठीक है, आंकड़ों में मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपना सवाल फिर से आपसे दोहरा रही हूँ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जी जी जी, ठीक है अजय जी। ये है जी जी, मैं बता रहा हूँ, बहन जी का ये अपना निर्णय है। जिस तरह से बहन जी ने बीजेपी की सरकार के सामने विधानसभा के चुनावों में और चुनावों में समर्पण करा, उससे ये लगता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो दूसरी उनकी पॉलिसी चुनाव के टाइम बदल जाएगी। और उनका, हमको ये लगता है कि वो किसी के साथ किस तरह से चुनाव को सरकारी के फेवर में इस वक्त ज्यादा झुकी हुई है और उनके उन मुद्दों पर बहुत नरम रहती हैं, कुछ अटैक करते दिखती नहीं है। चलो, ये उनका निजी व्यक्तिगत मामला है। अब हमारी पार्टी से गठबंधन का जहां तक मामला है, हम प्रियंका जी के में, राहुल जी के में और हिंदुस्तान के उन मजबूर जो कोविड से परेशान थे, जो नौकरी से परेशान है, जो व्यापार से, रोजगार से और अन्य चीजों से, महंगाई से परेशान है, उनके साथ लेके इस प्रदेश में चुनाव को लड़ेंगे। 5 स्टेटों में आने वाले कल में जो हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में जो चुनाव है, हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम, क्योंकि कोई भी कारण रहे हो, हम नहीं चाहते कि देश में चुनावों को मुद्दों से भटकाया जाए और मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाकर कुछ ही चीजों पर केंद्रित कर दिया जाए, जैसे देश की वर्तमान सरकार करती है। बहन जी का निर्णय है, ये स्वागत योग्य करेंगे, अकेले लड़ना है, लेकिन इस पर एक कायम रहे। पंजाब में देखिए, जाके इन्होंने शियत के साथ कर लिया है। अब यहाँ ये क्या करेंगे? आज इनका जो स्टेटमेंट है वो ये है, हमारा स्टेटमेंट पॉलिटिक्स और बार और लब में बदलती रहती है सब चीजें। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग भी अपने स्तर पर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हम 403 सीटों पर ब्लॉक लेवल पर, वार्ड लेवल पर, जिला लेवल पर, नगर लेवल पर, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अजय जी आंकड़े भी बदलते रहते हैं, चाहे वो फिर हम जातिगत आंकड़ों की बात कर ले या फिर सीटों के आंकड़ों की बात कर ले। तो कांग्रेस इस बार किस तरीके से आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस का टारगेट ये है उत्तर प्रदेश में कि हम लोग अभी कवायद कर रहे हैं, जिन जिलों पर हम कमजोरी से पिछले विधानसभा के चुनाव में थे, हमारी वोटों का प्रतिशत कम रहा, जहाँ बहुत सारी जगह जैसे 403 में हम लोग 37 के करीब जो सीटें थी उन पे हम सेकंड भी रहे थे, लड़ाई लड़ी थी जब 17 का चुनाव हुआ था। और काफी चीजों में हमारे करीब 70 से ज्यादा लोग जो है 40,000 से ज्यादा वोट पाए थे। तो अब ये देखते हैं कि उसका कैलकुलेशन किस तरह से जोड़ के हम लोग बैठाएं और किन किन सीटों पे। जैसे अभी ये कवायद चल रही है कि अभी से ही हमारी पार्टी 100 सीटों पर डिक्लेयर करने जा रही है, आज से ही चुनाव के लिए, उन लोगों को जो या तो विधायक थे या सेकंड रहे या थर्ड रहे। फिर बाकी अपने 303 सीटों की रणनीति बनाकर जिले लेवल पर पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, उनको मगर नगर पे और जिले पर विधानसभा के लिए जो लोग इच्छुक हैं पार्टी से, और दूसरी पार्टी से कुछ लोग टूट टूट के हमारी पार्टी में आ रहे हैं, उन लोगों को बायोडेटा लेके स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेज के उसमें से निर्णय करके कोशिश होगी कि इस बार प्राथमिकता की क्षेत्र में काम करने का लोगों को मौका मिले और देश की सरकार और वर्तमान सरकार की गलत नीतियों का प्रचार प्रसार किया जा सके जो किसानों पर अत्याचार। देखिए अजय जी, ये नीतियां आपकी हमेशा से रही हैं, हर चुनाव के दौरान रही हैं, लेकिन कांग्रेस अब कहीं ना कहीं पीछे हो रही है। और आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को अभी किसी ना किसी के साथ की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, आज जो परिस्थिति है वो कुछ हो रहा है, कल हो सकता है परिस्थिति दूसरी हो जाए, तो वर्तमान समय के अनुसार ढाल के देखेंगे कि हमारा उद्देश्य देश में जो हालात सांप्रदायिक मूवमेंट्स को माहौल बिगाड़ के सरकारें करती है और जो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार का टारगेट है, हम चाहते हैं कि देश में अमनो शांति, अमनो चैन कायम रहे और ऐसी सरकार आए कि जिसकी वजह से इस देश के लोगों को व्यापार मिले, नौकरी मिले, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब की महंगाई पे अंकुश लगे, आम आदमी का सामान्य जीवन हो। और जो देश गरीबी की कगार में बढ़ता चला जा रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा एंकर महोदया,
भारत ने कहा था आत्मनिर्भर बनो प्रधानमंत्री जी, और कहा था कि हम 5 ट्रिलियन के और 10 ट्रिलियन की योजना बनाकर देश की 5वीं, 4थी, तीसरी विकसित शक्ति बनने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे कुछ उलट है। 80 करोड़ लोगों को देश की वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री जी ने आश्रित कर दिया कि हम 6 महीने तक उनको अन्न और अनाज देंगे, यानी उनको भिखारी बना दिया, उनको इस कगार पर ला दिया। मेरे ये सरकारी आंकड़ों में तो 80 करोड़ है, लेकिन मुझे ये लगता है जो गलत नीतियां सरकार की, 125 करोड़ लोग इस कगार पर पहुंच चुके हैं। अजय जी, मेरे ख्याल से विपक्ष का काम बेहतर तरीके से आप कर रहे हैं, आप आवाज उठा रहे समय समय पर।